हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। इस स्टडी कैंपस की यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं बेटा क्लास 12 की बिजनेस स्टडी आर के सिंगला बुक से, और इस बुक में हम कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 9 वित्तीय प्रबंध, और ये लास्ट टॉपिक है बेटा इसमें, जिसमें हम करेंगे स्थायी तथा कार्यशील पूंजी की अवधारणा तथा इसके निर्धारक घटक, ये टॉपिक है। और इसके बाद हम जैसे हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो इसी वीडियो के अंदर बेटा मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, हम केस स्टडी भी डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर। और कुछ क्वेश्चन मैं अपनी साइड से बता दूंगा जो मुझे लगते हैं पर्सनली कि थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो उसको कंसीडर कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो। और बाकी चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और टॉपिक देखते हैं कि स्थायी तथा कार्यशील पूंजी, ये इनका मीनिंग क्या है। और स्थायी का मतलब हो गया बेटा फिक्स, और कार्यशील का मतलब करंट कैपिटल। तो इन दोनों का क्या कंसेप्ट है, इनकी क्या अवधारणा है, ये सारी चीजें एक बार देखते जा कि पॉइंट है क्या चीज। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर बच्चों अगर हम बात करते हैं स्थायी तथा कार्यशील पूंजी, तो किसी बिजनेस में पैसा जो चाहिए होता है वो हमें दो पर्पस के लिए चाहिए होता है, एक लंबे समय के लिए और एक कम समय के लिए। लंबे समय से मतलब है 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए, और कम समय का मतलब है 1 साल से कम टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए कह सकते हो आप। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका कंसेप्ट क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा कंसेप्ट ये सब कुछ पूछा नहीं जाता, सिंपली सीधा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है स्थायी पूंजी का अर्थ क्या है भाई ये बताओ। ठीक है, अर्थ अगर आप देखो तो यहां से भी आपको मिल जाएगा। अर्थ क्या है, स्थायी पूंजी फिक्स कैपिटल, मतलब कि जब आप पैसा उन असेट्स को खरीदने में लगा देते हो, असेट्स का मतलब बेटा संपत्ति, उन संपत्तियों को खरीदने में लगा देते हो जो लंबे समय तक आपको बेनिफिट देगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्थायी पूंजी। या आप उसको दूसरे वर्ड में ये बोल सकते हो कि वो संपत्ति जिनमें आपको बेनिफिट 1 वर्ष से ज्यादा मिले, या जो व्यवसाय में 1 वर्ष से ज्यादा समय के लिए यूज होती हैं, उनको हम स्थायी संपत्ति कहते हैं। एग्जाम्पल के नाम पे आप फर्नीचर, मशीनरी आदि लिख सकते हो। इन दोनों को मैंने मिक्सअप करके बताया आपको। तो अगर डेफिनेशन है तो बेटा आप ये दोनों भी लिख सकते हो मिला के। ठीक है, स्थायी पूंजी क्या है, और साथ में स्थायी संपत्ति भी आपने ऐड कर दी। अगर आप देखो लिखा है इसका अभिप्राय दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग से है। संपत्ति आ गई यहाँ पे। इसका अभिप्राय उन संपत्तियों से है जिनकी आवश्यकता व्यवसाय में 1 वर्ष से ज्यादा के लिए होती है, जैसे फर्नीचर, मशीनरी आदि। ठीक है, तो आप इन दोनों को मिलाकर भी आंसर बना सकते हो, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्टीमेटली मेरा ये मानना है कि बिजनेस में आपको आंसर को खींच के आपको दिया होता है, इतना आंसर होता नहीं है जितना इन्होंने बना के दिया होता है। वही बातें बार बार घुमा के बोलते हैं। जैसे आप अगर यहां से पढ़ो, देखो या तो आप ये पढ़ लो आपका काम बन जाएगा, या फिर आप ये पढ़ो। लिखा है स्थायी पूंजी का अभिप्राय ऐसी पूंजी से है जिसका प्रयोग स्थायी संपत्तियां क्रय करने के लिए किया जाता है। भाई फिक्स जो आपके असेट्स है उनको खरीदने के लिए किया जाता है, जैसे भूमि हो गया, भवन हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया। ठीक, इन संपत्तियों का क्रय करने का उद्देश्य एक लंबे समय तक इनसे आय अर्जित करना है। लंबे समय तक आय अर्जित करने का मतलब है उसको लंबे समय तक यूज करना है। भाई कोई एसेट है अगर आप अपने बिजनेस में लगाते हो तो भाई अल्टीमेटली आप उसे पैसा कमा रहे हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, दोनों तरीके से आप कह सकते हो। जैसे अगर एक ज्वेलरी शॉप की बात करें, वहां पे अगर फर्नीचर नहीं होगा तो भाई कस्टमर बैठेगा कहाँ पे। भले ही वो फर्नीचर बेचता नहीं है, वो ज्वेलरी बेच रहा है, बट फर्नीचर भी जरूरी है। तो इसलिए बोला गया है कि क्या लिखा है कि इन संपत्तियों को क्रय करने का उद्देश्य एक लंबे समय तक इनसे आय अर्जित करना होता है, ना कि इन्हें अतिशीघ्र विक्रय करना। और सेल करने के पर्पज से तो वैसे भी नहीं खरीदते। बेटा आपका इतना आंसर काफी है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, बट अगर आपको सिर्फ रीड करना है तो बिल्कुल आगे जा सकते हो। मैं इसलिए यहाँ पे इसको आगे नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा आंसर यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है, इसके आगे पढ़ना मुझे जरूरी नहीं लगता। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आगे अगर हम बात करें तो लिखा है स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक क्या है। इसका मतलब होता है कि बेटा किसी बिजनेस में स्थायी पूंजी कितनी चाहिए, फिक्स कैपिटल कितनी चाहिए बेटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट
नेचर ऑफ बिजनेस। भाई नेचर ऑफ बिजनेस, भाई बिजनेस किस तरीके का है, ध्यान रखो। बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग बिजनेस है तो भैया दोनों में क्या लिखा हुआ है, निर्माणी व्यवसाय और व्यापारिक व्यवसाय निर्माणी संस्थाओं में भूमि, भवन, मशीनरी आदि में अधिक विनियोग करना पड़ता है, अतः अधिक स्थायी पूंजी की जरूरत पड़ती है। इसके विपरीत व्यापारिक संस्थाओं में जहां तैयार माल को क्रय विक्रय किया जाता है, कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। भाई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप कारखाना मान के चलो, तो भाई कारखाने में तो भैया बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, तो फिक्स असेट्स आपको वहां पे ज्यादा खरीदनी पड़ेगी। वहीं पे ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें, जैसे आपके गली में दुकान है परचून की, उसका आप ट्रेडिंग कह लो। ट्रेडिंग का मतलब कि बनाया हुआ माल कहीं से खरीदा और कस्टमर को जाके बेच दिया, तो वहां पे आपको फिक्स असेट्स खरीदने की, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि वहां पे यार इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए होती हैं। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगेन बेटा 6 पॉइंट तक हम पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे किसी का भी। क्रियाओं का पैमाना। अब क्रियाओं का पैमाने का मतलब क्या है भाई, क्या लिखा हुआ है, जितना अधिक क्रियाएं की जाएगी उतना ही अधिक आपको स्थायी पूंजी चाहिए होगी, ये ध्यान रखना। जितना अधिक आपका काम का फैलाव होगा उतनी ज्यादा अधिक आपका क्या कहते हैं, आपको स्थायी पूंजी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, इन्होंने दिया नहीं दिया मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं आपको अपनी साइड से बता देता हूँ मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। सॉरी, अगर व्यवसाय के ब्रांचेस हैं अलग अलग जगह पे, तो उसको अलग अलग जगह पे असेट्स भी खरीदनी पड़ेगी। मान के चलो कि कोई लोकेशन है, कोई भी एक लोकेशन है जहां पे उसने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, फिर वहीं से थोड़ी दूर पे उसने बी लोकेशन पे भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो भाई 2 लोकेशन हो गई, दोनों ब्रांचेस है उसकी, तो भाई दोनों में असेट्स खरीदनी पड़ेगी, दोनों में फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपकी मशीन पड़ी है आपके हेड ऑफिस, और आप अपने ब्रांच में जाके कह रहे हो किसी भी कस्टमर को कि भाई अगर आपको काम करवाना है तो हेड ऑफिस जाओ भागते हुए, तो ऐसे में आपकी सेल कम हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, जितना अधिक आपके काम का फैलाव होगा उतना अधिक आपको स्थायी पूंजी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जितना कम आपका काम का फैलाव होगा उतनी कम आपको स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। मान के चलो आपका एक ही ऑफिस है, अब एक ऑफिस में आपको कम स्थायी पूंजी चाहिए, लेकिन अगर आपके ऑफिस 5-6 है या पूरे देश में फैले हुए तो आपको ज्यादा चाहिए होंगे। थर्ड पॉइंट बेटा, पद्धति का चयन, चॉइस ऑफ टेक्निक। ध्यान रखना जरा, टेक्निक से रिलेटेड क्या बोला गया है वो देखो जरा। अगर आपकी संस्था ऐसी है मैन्युफैक्चरिंग टाइप की, जहां पे आपको आधुनिक आपको मशीनें चाहिए, आधुनिक टेक्निक चाहिए, तो भाई आपको स्थायी पूंजी चाहिए। लेकिन अगर आपका काम जो है वो लोगों के भरोसे ही चल जाता है, मतलब कि मानवीय क्रिया हो जाती है, वहां पे इंसान काम करे काफी है, जैसे कुरियर की सेवा बेटा, कुरियर में लोगों की ही जरूरत पड़ती है, मशीनों की जरूरत इतनी नहीं पड़ती, तो बच्चे वहां पे क्या होगा, स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू आपकी जो टेक्निक है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो तो आपको बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, अगर आपका काम अगर लोगों से ही चल जाता है तो आपको मैन पावर ज्यादा चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, तकनीकी नवीनता बेटा, इसका मतलब यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, चलो इसको पढ़ ही लेते हैं। लिखा है कि अगर आपका बिजनेस को इस तरीके का है जिसमें स्थायी संपत्ति में चेंजेस बार बार होते रहते हैं, आपकी मशीन बार बार चेंज करनी पड़ेगी आपको, तो बेटा ऐसे में स्थायी पूंजी की आपको आवश्यकता ज्यादा है। लेकिन बिजनेस इस तरीके का है जिसमें टेक्नोलॉजी जल्दी नहीं बदलती, तो भैया आपको स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होगी। 4 पॉइंट बेटा यहाँ पे हो गए, 5 पॉइंट की बात करेंगे बेटा हम जल्दी से। विकास की संभावना, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। तो बेटा अगर ग्रोथ की अगर संभावना है, अगर आपका एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके विकास की संभावना आपको ज्यादा लगती है, तो बेटा ऐसे में स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। ध्यान रखना जरा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे संगठन जिनके विकास की संभावना नहीं है उनमें स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है। अगर ग्रोथ ज्यादा होगी तो चांसेस है, तो ऑब्वियसली बात है आप बिजनेस को फैलाओगे
तो आपको स्थायी पूंजी चाहिए होगी। अगर आपको बिजनेस को नहीं फैलाना, वहीं के वहीं सुकोड़ के रखना है, तो बेटा आपको स्थायी पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी। सिंपल सी बात है बेटा। क्लियर पॉइंट? ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर विविधीकरण। विविधीकरण का मतलब क्या है बेटा? विविधीकरण का मतलब होता है कि एक ही स्थान पर आप अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हो। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, जितने ज्यादा प्रोडक्ट का आप उत्पादन करोगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उतनी ही ज्यादा आपको असर चाहिए होगी, उतनी ज्यादा आपको मशीनरी चाहिए होगी। अलग अलग आप बिस्कुट भी बनाते हो, आप नमकीन भी बनाते हो, आप हर चीज बना रहे हो बेटा, आप ब्रेड भी बना रहे हो, तो सभी की मशीनें अलग अलग होगी। तो जितने ज्यादा विविधीकरण करोगे प्रोडक्ट के साथ, जितने जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाओगे, उतनी ज्यादा आपको असर चाहिए, उतनी ही ज्यादा आपको क्या कहते हैं, स्थायी पूंजी चाहिए होगी। और जैसे जैसे आपके विविधीकरण में कमी आती है, आपके उत्पाद 1 या 2 है, तो ऐसे में आपको स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होगी। तो 6 पॉइंट बेटा यहाँ तक है जो आपको पढ़ने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ने। इसको आगे चलते हटते बेटा यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा है कि बेटा स्थायी पूंजी की मीनिंग क्या है और उसकी आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, वो हमने पढ़े बेटा अभी तक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा आपकी कार्यशील पूंजी बेटा। कार्यशील पूंजी का मतलब क्या है? जो अभी आपने स्थायी संपत्ति के लिए पढ़ा था ना, उसका अपोजिट कर दो बेटा। इसका अभिप्राय पूंजी के उस भाग से है जो एक व्यवसाय की अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोग किया जाता है, नियोजित किया जाता है। अल्पकाल मतलब 1 साल से कम समय के लिए। और भी अगर हम पढ़े तो ये लिखा है चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के अंतर को कार्यशील पूंजी भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल भैया, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? आपकी करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अकाउंटेंसी जब करेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा बेटा वर्किंग कैपिटल है क्या चीज। और आई होप आपको फॉर्मूला पता होगा, लेकिन आपको उसका मीनिंग नहीं पता होगा, आई एम डैम श्योर। सो करंट असेट करंट लायबिलिटी, करंट असेट में करंट लायबिलिटी माइनस की तो बेटा 15,000, 50,000 में 35 के 15,000 क्या बचा आपका बेटा? वर्किंग कैपिटल बची आपकी। ठीक है, कार्यशील पूंजी बची। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, ये किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ो। मीनिंग आपको यहाँ तक पता चल गया बेटा, मैंने ये बताया आपको, मीनिंग आपका ये था। ठीक है, इतना कर लो बेटा, वही काफी है। ठीक है, इसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है बेटा। अब हम अगर बात करें इसके महत्व और आवश्यकता की, हालांकि इसको भी छोड़ो भैया, इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट बेटा वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं कराता मैं आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ दे रखा है करंट एसेट के बारे में। इसका अभिप्राय उन संपत्तियों से है जिन्हें 1 वर्ष के अंतर्गत नकदी में मतलब कैश में कन्वर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, चलो भाई आगे एक बार थोड़ा पढ़ लेते इसको, महत्व को, नहीं तो आप कहोगे कि सर आप तो बहुत ज्यादा चीजें छुटवाते हो। तो देखो भाई, लिखा है कि कार्यशील पूंजी का अर्थ समझ लेने के बाद यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि इसकी व्यवसाय में क्या आवश्यकता होती है। तो लिखा है प्राय सभी व्यवसायों में 2 प्रकार की संपत्तियों की जरूरत पड़ती है, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति। स्थायी संपत्तियों में भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर आदि को, तथा चालू संपत्तियों में मुख्यतः अग्निलिखित को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बीआर, डेटर्स, फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री हो गया, वर्किंग प्रोसेस, रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्थायी संपत्ति व्यवसाय का ढांचे को तैयार कर देती है, लेकिन इसे संचालित करने के लिए चालू संपत्तियों की आवश्यकता होती है। जैसे एक निर्माणी संस्था को माल तैयार करने के लिए कच्चा माल खरीदना होता है, उसे तैयार माल में परिवर्तित करने के लिए श्रमिकों को मजदूरी आदि संबंधित खर्चे करने होते हैं, तैयार माल को बेचने के लिए विज्ञापन करना होता है, और इसी प्रकार कभी कभी तैयार माल को उधार में भी बेचना पड़ता है। अतः इनकी व्यवस्था करने के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। अब भाई यहाँ तक हमने जो पढ़ा है बच्चों, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप स्थायी पूंजी की अगर आप बात करते हो तो वो आपका एक स्ट्रक्चर तैयार कर देती है कि भाई आपने मशीनें खरीद ली, आपने बिल्डिंग ले ली, भैया चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपने बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी, बिल्डिंग भी है आपके पास, लेकिन वहां पे काम करने के लिए भैया आपको कार्यशील पूंजी चाहिए। कार्यशील पूंजी के अंदर आप अगर काउंट करोगे, या करंट एसेट कह लो आप इसको दूसरे वर्ड में, बैंक हो गया, कैश हो गया आपका, मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गया, बीआर, डेटर्स, ये सारी चीजें बेटा। करंट असेट को ही अगर वर्किंग कैपिटल कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। बस यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, आपको ये ध्यान देना है कि करंट असेट में से पहले करंट लायबिलिटी को पे कर दो, जो बाकी करंट असेट बचेगी वही वर्किंग कैपिटल कहलाई जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल और करंट असेट कहीं कोई अलग अलग चीज नहीं है, ऑलमोस्ट सेम चीज है। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम्पल को भी देखते हो तो बेटा इस एग्जाम्पल में भी अगर आप देखोगे
तो 50,000 की असेट थी, 35,000 रुपये की लाइबिलिटी थी, माइनस की, फिर भी तो असेट ही बचा 15,000 रुपये का। नाम हमने उसको अलग कर दिया, वो बात अलग है, लेकिन है तो हमारी करंट असेट ही। ठीक, तो अभी तक हमने जो पढ़ा बेटा उससे हमने ये समझा था कि जो स्थायी पूंजी है उससे आपका ढांचा तो तैयार हो जाएगा बिजनेस का, लेकिन बिजनेस के काम को, बिजनेस की क्रियाओं को चलाने के लिए आपको जो पैसा चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं कार्यशील पूंजी, जिससे आपका काम स्टार्ट होता है, आपके बिजनेस में लिक्विडिटी आ जाती है, एक तरलता आ जाती है, जिससे आप पेमेंट कर सकते हो अपने लेबर को। तो लेबर को पे करोगे तो वो काम करेगा, सिंपल सी बात है। बिजली का बिल पे करना है, बहुत सारे बेटा ऐसे खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो ये सारी चीजें बेटा जो होती है वो होती है कार्यशील पूंजी से ही पूरी। ठीक है, आप ये कह सकते हो भाई मोमेंटम दे देता है कार्यशील पूंजी आपके बिजनेस को। अब बात आ जाती है कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगेन कारक तो भाई क्या कहते हैं कि 9 दे रखे हैं, लेकिन इसमें से बेटा हमें पढ़ना क्या क्या है वो देखो। व्यवसाय की प्रकृति, तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगेन निर्माणी व्यवसाय है तो बेटा यहाँ पे आपको स्थायी पूंजी ज्यादा चाहिए होती है, कार्यशील पूंजी आपको कम चाहिए होती है। लेकिन अगर व्यापारिक व्यवसाय है तो बेटा यहाँ पे आपको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे आपको पेमेंट करनी होती है, रिसीव करनी होती है। दैट्स व्हाई अगर हम बात करें बेटा क्रियाओं का स्तर, तो अगर बड़े लेवल पे अगर आप काम करते हो तो देखो सीधा सीधा संबंध क्या बोला हुआ है, कार्यशील पूंजी एवं क्रियाओं के स्तर में सीधा संबंध होता है, सीधी सी बात है। बड़े आकार की संस्थाओं में अधिक व छोटे आकार की संस्थाओं में कम कार्यशील पूंजी चाहिए। भाई अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो ज्यादा कार्यशील पूंजी, बिजनेस छोटा है तो काम भी छोटा होगा, तो कार्यशील पूंजी कम चाहिए होगी। सिंपल सा लॉजिक है बेटा। व्यवसायिक चक्र, अगर आपके व्यवसायिक चक्र, देखो व्यवसायिक चक्र का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। इसमें जो लिखा है वो अलग बात है, पढ़ लेना भैया इसके अंदर क्या लिखा है। मेरे हिसाब से व्यवसायिक चक्र होता क्या है, व्यवसायिक चक्र का मतलब ये हो जाता है कि आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने सामान बेचा और कितने दिनों में आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपको ऑन द स्पॉट पैसा मिल जाता है या पैसा मिलने में बहुत कम समय लगता है तो ऐसे में आपको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आपका जो चक्र है, आपका व्यवसायिक चक्र जो है उसमें अगर आपको टाइम लगता है पैसा कैश कन्वर्ट कराने में, जैसे आपने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन कराने में टाइम लगा, फिर आपने उसको सेल करवाया, सेल करने में टाइम लगा, अब देन पेमेंट रिसीव करने में टाइम लग रहा है, तो भाई ऐसे में आपको कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इतने टाइम तक अगर सैलरी देनी पड़ जाए एम्प्लॉयज को, आपका क्या कहते हैं रेंट देना पड़ जाए ऑफिस का, या बिजली का बिल हो गया, बहुत सारे खर्चे होते हैं बेटा। अगर ये सारे खर्चे अगर देने पड़ गए तो कहाँ से दोगे? कोई सेल करके, सॉरी प्रोडक्शन करके, सेल करके पैसा वापस लाने में टाइम लग रहा है, तो तब तक ये क्या करोगे, ये पेमेंट कैसे करोगे? तो ऐसे में कार्यशील पूंजी आपको ज्यादा चाहिए होती है बेटा। ठीक है, तो 3 पॉइंट तो यहाँ से हो गए बेटा आपके। मौसमी घटक की मैं बात नहीं करूंगा, मैं आगे बात करता हूँ उत्पादन चक्र की, इसको भी छोड़ देते हैं। और उधार उपलब्ध कराना, एक बार देख लेते हैं जरा, ये अच्छा है क्या? हाँ ये चलो अच्छा है। उधार उपलब्ध कराना, जो संस्थाएं अधिक बिक्री नगद करती हैं उन्हें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। देखो भाई साफ सीधी बात है, अगर आप उधार में ज्यादा बेचते हो तो कार्यशील पूंजी ज्यादा चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा भाई आपको, आप सेल तो कर रहे हो बट पैसा नहीं मिला, कस्टमर दे के नहीं जा रहा, तो तब तक काम कैसे करोगे भैया? खर्चा पानी कैसे उठाओगे अपना? और इसी बात है, खर्चा पानी उठाने के लिए आपको कार्यशील पूंजी चाहिए होगी, आपके पास जो होगा आपका पैसा। और अगर उधार में कम बेच रहे हो, उधार में कम बेच रहे हो, कैश में ज्यादा सेल हो रही है, तो ऐसे में आपको बेटा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होती है। कच्चे माल की उपलब्धता, अगर आपको लगता है कि भैया रॉ मटेरियल आपको ज्यादा चाहिए तो भी से बात है भाई कार्यशील पूंजी आपको ज्यादा चाहिए होगी उसको खरीदने के लिए। अगर आपको कच्चे माल की जरूरत बहुत कम है तो सीधा सीधा इसका जो असर पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा बेटा? आपका सीधा सीधा इसका जो असर पड़ेगा बेटा वो पड़ेगा आपका कार्यशील पूंजी के ऊपर। अगर आपको कच्चा माल ज्यादा चाहिए तो कार्यशील पूंजी ज्यादा चाहिए, अगर आपको कच्चा माल कम चाहिए तो कार्यशील पूंजी भी कम चाहिए। भाई कार्यशील पूंजी का मतलब कैश है एक तरह से, अगर अंदाजा लगाओ तो, क्योंकि है तो करंट असेट। अब करंट असेट में कैश भी तो आता है। अब कैश आपको कब चाहिए होगा? जब आपको रॉ मटेरियल खरीदना है। जब खरीदना ही नहीं है तो भाई कैश का क्या चार्ज डालोगे? तो सिंपल सी बात है बेटा, कच्चे माल की उपलब्धता, अगर कच्चा माल आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो भैया आप कैश रखो, अगर नहीं चाहिए तो कैश में मत रखो। सिंपल सा लॉजिक हो गया। तो यहाँ से बेटा आपके जो पॉइंट हो गए बेटा 3 यहाँ से हो गए और 2 बेटा आपके यहाँ से हो गए, ये उपलब्धता हो गया बेटा, और कच्चे माल की उपलब्धता यहाँ से हो गया। ठीक है, अब चाहो तो बेटा इसमें से कोई भी एक कर लेना, देख लेना बेटा। उधार सुविधा की प्राप्ति, एक बार ये चेक कर लेना, 6वां 7वां और आपका ये 9वां पॉइंट हो गया। ठीक है।
ये बेटा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके जो क्वेश्चन है बेटा। अब आप कहोगे सर कि कुछ क्वेश्चन बता दो, तो देखो बच्चों मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी आपके शायद एग्जाम आने वाले हैं शायद, तो अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं तो भाई मेरे हिसाब से आपको जो करने हैं वो ये क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सर इनको करो, ठीक है। जैसे वित्तीय प्रबंध क्या है भाई, एक ही लाइन में देखो आंसर दिया हुआ है। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य, वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य अंशधारियों के धन को अधिकतम करना है, ठीक। 2014 में बेटा क्वेश्चन आया हुआ है कि आप पूंजी ढांचे को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषित करने का तरीका क्या बेटा, इसका अभिप्राय वित्त के विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों के परस्पर अनुपात से है। मतलब दीर्घकालीन स्रोतों के जो भी आपके पास सोर्सेस हैं उन सभी को भाई बारी बारी से अगर आप देखोगे रेशियो के हिसाब से पैसा ले लो, उसको हम बोलते हैं परस्पर अनुपात, जिसको हम बोलते हैं पूंजी ढांचा। पूंजी ढांचा का मतलब क्या हो गया कि एक आपने एक ऐसे स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जहां जहां पैसा लोगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, लोन, बैंक लोन, है ना, ये सारी चीजें बेटा। अच्छा, तो ये तो कुछ क्वेश्चन है बेटा, देखो जो एग्जाम में जो आ रखे हैं ना वो बेटा एक बार पढ़ लेना। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते वो बात अलग है, फिर मैं बैठा ही हूँ, आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, उस हिसाब से मैं देख लूंगा, ठीक है। सभी बच्चों को मैं ये रिक्वेस्ट है मेरी कि बेटा जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि वीडियो में नहीं बना पाता, देखो यार एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे देख कर बच्चे, कई बार मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, बना भी नहीं पा रहा हूँ, ये बिल्कुल सच बात है भाई। कुछ बच्चे, एक बच्चे ने तो खैर गालियां भी दी थी वीडियो में, वो सॉरी कमेंट में, तो बाद में उसने फिर वो कमेंट हटा लिया था वहां से। चलो वो कोई बात नहीं, वो जो ऐसी परवरिश मिलेगी वैसे बच्चे बोलेंगे। जो बच्चा अच्छा बोलता है उसके लिए भाई हम भी अच्छे हैं, जो बच्चा बुरा बोलता है भैया वो अपने घर की परवरिश दिखा रहा है कि उसके माँ बाप ने उनको क्या सिखाया, वो यहाँ पे यूट्यूब पे बोल के चले जाते हैं। खैर फर्क नहीं पड़ता, मैं आप सभी बच्चों के लिए हूँ। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वीडियो आती रहेगी, जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप बेटा डिसलाइक करो, चाहे आप गालियां देके जाओ, वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे आप करके चले जाओ। मुझे कुछ आपसे बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ उन्हीं बच्चों से बात करनी है जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं। अच्छा सुनो आप जरा यहाँ पे, हाँ लेकिन अगेन मैंने पहले भी वीडियो में मैंने आपसे माफी मांगी है कि भैया मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा टाइम से, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे रीजन बताए नहीं जाते बेटा, तो कोई बात नहीं। बट फिर भी मेरी कोशिश रहती है, आपके कमेंट आते रहते हैं तो मुझे हमेशा से रहता है कि चलो आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, आज बना देता हूँ। आज ये फाइनली एक वीडियो बन गई जहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगेन कहूंगा कि बेटा अभी भी मेरी पूरी कोशिश है कि आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूं। बस रिक्वेस्ट अब मैं भगवान से करता हूं कि भाई मेरी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाए, ताकि मैं आप सभी की बेटा हेल्प कर सकूं यहाँ पे। मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ, बस थोड़ा बहुत काम है बच्चों, और कोई बात नहीं है, तो काम जल्दी जल्दी में कंप्लीट हो जाए ताकि मैं आप सभी के लिए फ्री माइंड से सारी चीजें कर सकूं। तो बेटा देखो एमसीक्यू क्वेश्चन से बेटा ये जरूर एक बार देख लेना। सॉरी एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया, सॉरी 6 मार्क का क्वेश्चन है बेटा ये हमारे, जिसमें लिखा है लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्वों के रूप में निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था, एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है, ये भी 14 में आया हुआ है, ये भी 14 में आया हुआ है। भाई देखो लाभांश निर्णय के प्रभावित करने वाले कारक, अगेन क्वेश्चन वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक। अब भाई एक और रह गया है विनियोग वाला, भाई वो भी दे दो, ठीक है, तो वो भी याद कर लेना, ठीक है। तकनीक का चयन, व्यवसाय की प्रकृति किस प्रकार कंपनी की स्थायी पूंजी की आवश्यकताओं को प्रभावित करती है। भाई अगर तकनीक अगर आपको बार बार चेंज करनी पड़ेगी तो स्थायी पूंजी ज्यादा चाहिए। तो अगर आपका क्या कहते हैं, अगर आपको तकनीक क्या कहते हैं, अगर आपकी मैन पावर से कम चल जाती है तो आपको स्थायी पूंजी कम चाहिए। व्यवसाय की प्रकृति, मैन्युफैक्चरिंग अगर यूनिट में हो तो भाई आपको मशीनें चाहिए, स्थायी पूंजी चाहिए। अगर आप क्या कहते हैं ट्रेडिंग में हो, व्यापार में हो, तो भैया आपको स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होगी। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों देखो आए हुए हैं, ये अभी हम पढ़े हैं। वित्तीय नियोजन का क्या अर्थ है बेटा, वित्तीय नियोजन के महत्व पूछे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा ये पूंजी संरचना बेटा देखो लिखा है, पूंजी संरचना प्रभावित करने वाले कारक है बेटा। ये जो प्रभावित करने वाले कारक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 1 नंबर क्वेश्चन बेटा। देखो यार मेरे हिसाब से क्या है कि एक एक दिन में अगर एक एक चैप्टर भी कंप्लीट करोगे बच्चों, और अभी जो सुनने में आया था वो ये था कि अगले महीने 1 तारीख से पेपर है शायद बच्चों के, आई एम नॉट श्योर बट शायद ऐसा ही है कुछ। तो अगर एक दिन में एक एक चैप्टर भी करोगे ना बेटा, तब भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका आराम से। ये क्वेश्चंस बेटा देखो, ये वाले क्वेश्चंस है, यही अभी फिलहाल के लिए रीड करो, ठीक है। और मैंने तो ये पहले भी कहा है कि भाई अगर आप
चैप्टर अच्छे से कर लोगे तो बेटा ये क्वेश्चंस भी आप आराम से कर लोगे, स्पेशली केस स्टडी जो आप नहीं कर पाते। अब जरा देखो जरा, अगर हम इसी की बात करिए, 1 नंबर में है, कितने नंबर में है भाई? 1 नंबर में, तो छोड़ो, कोई बड़ा कोई क्वेश्चन देखते हैं केस स्टडी का, कोई क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में भी आ रखा हो, विद आंसर देख लेते हैं ताकि हमें मारा मारी ना। हॉट क्वेश्चन है बेटा, देखो ये गरम गरम क्वेश्चन है बेटा, इनको भी देखा करो। ये वाले देखो, इनमें से 2016 के ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चे, और ये वाले क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे कहीं पे, ये 2012 में आया हुआ है, 2012 में हुआ है बेटा। ये ऐसे क्वेश्चन देख लिया करो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये वाले क्वेश्चन देखो, बाकी मैं एक बार लिस्ट बना के ना आप सभी को बेटा दे दूंगा मैं, ठीक है। हाँ आगे ना केस स्टडी, अब आया ना मजा, अब आया बेटा मजा। अब देखो, अब यहाँ से मैं आपको एक केस स्टडी लेता हूँ कोई अच्छी सी, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ बेटा कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। कोई एक अच्छी सी केस स्टडी अगर मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए बेटा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये देखो बेटा, सबसे पहले बेटा क्या करोगे, सीधा क्वेश्चन पढ़ो। उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित वित्तीय अवधारणा को पहचानिए। वित्तीय अवधारणा, कंसेप्ट। पहचानी गई वित्तीय अवधारणा के महत्व के किन्हीं 2 बिंदुओं को उल्लेख कीजिए। मतलब कोई भी 2 महत्व बताने हैं। एक बार पढ़ते जरा, वित्तीय अवधारणा है क्या बेटा हमारी? वैभव गर्ग जय श्री ट्रेडिंग लिमिटेड के वित्त प्रबंधक के पद पर काम कर रहे हैं। गत वर्ष में उसके विभाग का निष्पादन आशानुकूल रहा। अब वह आगामी 5 वर्षों का वित्तीय खाका तैयार करने में व्यस्त है। उसने सबसे पहले अगले 5 वर्षों की बिक्री का अनुमान लगाया। बिक्री पर ही निर्भर करती है स्थायी व कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। इसी प्रकार उसने अगले वर्षों के संभावित लाभों के आंकड़े तैयार किए। इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि वांछित पूंजी में कितना धन अवश्य व्यवसाय के अंदर ही उपलब्ध हो जाएगा। शेष धन की व्यवस्था व्यवसाय से बाहर से होगी। यह भी अनुमान लगा रहा है कि व्यवसाय के बाहर से लिए जाने वाला धन वित्त के किन स्रोत से लिया जाएगा। भाई ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पैसे इकट्ठा करने की प्लानिंग कर रहा है? इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन। ठीक, अब इन्होंने नेक्स्ट क्या बोला था, इसकी महत्व। तो अगर आपको वित्तीय नियोजन के अगर आपको महत्व याद होंगे तो आपको ये भी 2 महत्व लिख देना। जैसे लिखा है, संभावित परिस्थितियों का सामना करने में सहायक होता है। भाई फ्यूचर में इनसिक्योरिटी ज्यादा होती है, आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, तो उन परिस्थितियों को सामना करने में सहायक है। व्यावसायिक सदमों और आश्चर्य को टालने में सहायक है कि सडनली आपके सामने कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसको आप झेल पाओगे कम से कम। तो उसके महत्व तो देखो कितना आसान है यार। यहाँ से आपको पढ़ के अल्टीमेटली आपको पता चलेगा भाई ये कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहा है पैसे इकट्ठा करने की, मतलब वित्तीय नियोजन। अब दूसरा पॉइंट, अब आप कहोगे कि सर ये जो पूछा गया है कि वित्तीय अवधारणा को पहचाननी है, ये वित्तीय अवधारणा क्या चीज है भैया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो बच्चे एक बात ध्यान रखना मेरी हमेशा से, जब पढ़ता था, जब मैं 12th क्लास में था तो मैंने भी किस तरह से तैयारी करी है बेटा। मेरी तैयारी भी कुछ इसी तरीके से थी कि मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे नहीं आता कुछ भी, अभी मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। तो जब मैं ये क्वेश्चंस पढ़ता हूँ तो पहले मैं देख लेता हूँ वित्तीय अवधारणा, नया वर्ड आ गया और इसमें आंसर क्या आ रहा है, वित्तीय नियोजन। नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया लिखा हो वित्तीय अवधारणा, अब मुझे पता चल जाएगा भाई यहाँ पे वित्तीय नियोजन यूज होगा। भाई ये वर्ड जो है ना बच्चों, ये तो आप भूल ही जाओ कि किसी एक जगह पे आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बुक में अलग तरीके से बोला जाएगा और क्वेश्चन में अलग तरीके से लिखा जाएगा। ये आप सब तभी सीख सकते हो जो बुक में लिखा है वो आपने पढ़ा, और जो क्वेश्चन में लिखा है वो आपने वो पढ़ के याद भी रखा। तो आगे कभी वित्तीय अवधारणा आया तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आप में से जो बच्चे मेहनत करेंगे वो इस चीज को भूलेंगे नहीं कि वित्तीय अवधारणा का मतलब यहाँ पे वित्तीय नियोजन से है। और अगर आप बिना पढ़े अगर क्वेश्चन जाते तो आप यही कहते हैं वित्तीय अवधारणा होता है क्या, वही कंसेप्ट क्या चीज है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो कुछ कुछ बेटा नई चीजें आती है, वो मैं भी इन्हीं के साथ सीखता हूँ। आपको भी बेटा ऑन द स्पॉट अभी के अभी सीखनी है।
तभी मैंने कहा है कि बेटा एक दिन में अगर आप एक चैप्टर भी करोगे ना, पूरा दिन अगर आप दोगे एक चैप्टर में, तब भी आराम से हो जाएगा। मानता हूँ आपके पास सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, सभी को टाइम देना जरूरी है, बट ये भी बिल्कुल सच है कि हमारे टाइम पे हमने पढ़ाई करी है और आपके टाइम पे आपको ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये जो भी टाइम टेबल की जो भी प्रॉब्लम है बेटा आपको ही सुलझानी पड़ेगी कि किस तरीके से आपको कितना टाइम देना है किसको। ठीक है, तो बेटा बहुत आसान है केस स्टडी करना सॉल्व। ठीक है, अब जो जो क्वेश्चन बेटा पूछे गए थे वही क्वेश्चन आपको ध्यान देने हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी जो आ चुके हैं बेटा। ठीक है, इससे ज्यादा बेटा आपको नहीं देखना, ध्यान रखना। तो ये कुछ बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ यहाँ पे शायद दे रखे हैं, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन बेटा आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट जो आएगा बेटा वो आ जाएगा वित्तीय बाजार। ठीक है, कोशिश रहेगी कि एक ही बार में ये कंप्लीट हो जाए, और अब टाइम नहीं लगाऊंगा बेटा, कोशिश में पूरी यही है कि आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। जब तक आपके एग्जाम है 1 तारीख से 2 तारीख से जिससे भी है, उससे पहले पहले आपका बिजनेस का ये टॉपिक खत्म हो जाए सारा का सारा। फिर हम रिवीजन भी करेंगे, फिर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, कैसे है, सारी चीज देखेंगे। ओके, सो मिलते हैं बेटा। अच्छा हाँ, एक बात और, आपने कई बच्चों ने कहा है कि इकोनॉमिक्स के बारे में और अकाउंटेंसी के बारे में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, वो भी सारी चीज होगी, अकाउंटेंसी भी होगी, इकोनॉमिक्स भी होगी। और जैसे जैसे टाइम मिलेगा, मैं आपको प्रॉमिस नहीं कहूंगा बिल्कुल भी अब कि वीडियो कब आएगी, प्रॉमिस नहीं है, बट हाँ ये कंफर्म है कि वीडियो आएगी जरूर। तो आप सब्सक्राइब कर लो बेटा चैनल को, बेल आइकन को बेटा जरूर प्रेस कर देना, इससे जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो प्रॉमिस नहीं करूंगा, बट हाँ इतना है कि जरूर मिलेगा, जरूर बेटा आपको सारी वीडियोस मिलेगी, इकोनॉमिक्स भी मिलेगी, अकाउंटेंसी की भी मिलेगी, और आपको बिजनेस स्टडी की भी मिलेगी। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी होंगे, सब कुछ होगा, सारी चीजें डिस्कस होगी। बस ये पेशेंस रखो बेटा। और अभी जो आपके एग्जाम है जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके सिर्फ प्रैक्टिस पेपर है, आपके फाइनल में कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालती। ठीक है, तो उसको तो आप टेंशन फ्री दे देना, लेकिन फाइनल तक आपका बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और जो बच्चे बेटा व्हाट्सएप करना चाहते हैं बिल्कुल कनेक्ट रहें, व्हाट्सएप करो बेटा। जब भी व्हाट्सएप करोगे अपना नाम, अपनी क्लास, अपने कौन से आप स्टेट से हो वो भी बता देना, और देन फिर आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे व्हाट्सएप के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, टाइम मिलेगा तो पक्का बेटा आपको आंसर मैं दूंगा। कॉल मत करना बेटा गलती से भी, क्योंकि बिजी शेड्यूल है, उसमें मैं कॉल पिक नहीं कर सकता अननोन नंबर से। अदरवाइज अगर मैं आपका फोन पिक करूं और देन मुझे पता चले कि आप यूट्यूब से पढ़ते हो और फिर मैं आपका फोन काटूं, क्यों? क्योंकि मैं बिजी हूं, तो बेटा मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा। तो इसलिए बेटा व्हाट्सअप करना सिर्फ, और जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सअप के साथ बेटा आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, आप मुझसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चे। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे कि बेटा ये वाला चैप्टर जल्दी से जल्दी बेटा कंप्लीट करेंगे। और बेटा इंटरनेट पे सर्च करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन कौन से लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो इन चैप्टर से बेटा आ चुके हैं, आपका जो भी सिलेबस है अभी तक उन चैप्टर से जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे टिक मार्क करो, और बेटा उनको पढ़ने की कोशिश करो, उनके आंसर लिखो बेटा, उनके नोट्स बनाना शुरू करो जल्दी जल्दी। अगर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं नोट्स तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे बेटा व्हाट्सएप कर दो, मुझे अच्छा लगेगा तो बेटा मैं बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करूंगा यूट्यूब पे इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से बेटा पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ, और अपने दोस्तों के साथ बेटा शेयर करो इस वीडियो को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।